तसव्वुर कीजिए कि हमारे पास एक फुटबॉल है और चलिए कहते हैं कि इसका मास 1 केजी यानी कि 1 किलो है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि मास का मतलब क्या है? यानी कि अगर इस फुटबॉल का मास 1 केजी है, तो इस मास का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब हुआ कि ये फुटबॉल 1 किलोग्राम्स की है? तो बुनियादी तौर पर हम ये जानना चाहते हैं कि मास आखिर है क्या? व्हाट इज़ मास? तो चलिए आज की इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मास की डेफ़िनिशन आपको हमेशा क्या बताई जाती है। तो आम तौर पर जो मोस्ट कॉमन डेफ़िनिशन ऑफ मास है वो आपको यही मिलेगी कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना स्टफ़ है, हाउ मच स्टफ़ एन ऑब्जेक्ट हैज़। लेकिन इस स्टफ़ का वर्ड इसका क्या मतलब है? यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, स्टफ़ का बुनियादी मतलब है चीज़, यानी इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं या इसके अंदर क्या कुछ भरा हुआ है, वो इसका मास है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये एक फुटबॉल है और इसका एक मास है जैसे कि 1 केजी, तो उस मास का क्या मतलब है? हमने देखा कि वो मास बुनियादी तौर पर जितना स्टफ़ इस चीज़ के अंदर मौजूद होगा। लेकिन इस फुटबॉल के अंदर वो स्टफ़ है क्या? तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर, हर मैटर के अंदर हमारे पास जो स्टफ़ है, वो एटम्स से मिलके बना होता है। तो यानी कि बुनियादी तौर पर एट द स्मॉलेस्ट स्केल हमारे पास जो स्टफ़ है, इस फुटबॉल के अंदर वो एक एटम है। चलिए इस फुटबॉल के ऊपर ज़ूम इन करते हैं। तो अगर हम इस फुटबॉल पर ज़ूम इन करें, तो हमें एटम्स नज़र आएँगे। अब यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल सिंपल एटम ड्रॉ किया है। फुटबॉल के अंदर ऐसे एटम्स नहीं होते। ये एक बहुत ही सिंपल एटम है और शायद मुझे खुद नहीं पता कि ये कौन-सा एटम है, लेकिन हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप बीच में देख सकते हैं ये रेड प्रोटॉन्स हैं और वाइट रंग के जो मैंने दिखाने की कोशिश की है वो न्यूट्रॉन्स हैं और बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक एटम के अंदर क्या स्टफ़ है? हमने ये तो देख लिया कि एक ऑब्जेक्ट जैसे कि फुटबॉल के अंदर जो स्टफ़ है, जहाँ से उसका मास आ रहा है, वो तो एटम है। लेकिन अब एटम का मास कहाँ से आ रहा है? तो एटम के अंदर जो स्टफ़ है, वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जिन्हें न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, उनका मास कहाँ से आ रहा है? तो अगर हम लोग एक प्रोटॉन के स्ट्रक्चर को देखें, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, तो ये एक प्रोटॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर है और इसको देखकर आप परेशान ना हों, लेकिन बस ये जो 3 आप सर्कल्स देख सकते हैं, इनको क्वार्क्स कहा जाता है। और एक प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, मैंने यहाँ पर प्रोटॉन्स ड्रॉ किए हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स भी काफ़ी मिलते-जुलते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये क्वार्क्स से मिलके बने होते हैं। यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर भी क्वार्क्स मौजूद होते हैं। जैसे प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क्स मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोटॉन के अंदर स्टफ़ है वो क्वार्क्स हैं, यानी कि जो प्रोटॉन्स का मास है वो क्वार्क से आ रहा है। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोग इन क्वार्क्स का मास निकालने की कोशिश करें और इन तीनों क्वार्क्स के मास को ऐड अप करें, तो वो सिर्फ़ 1% है प्रोटॉन के टोटल मास के। जो प्रोटॉन का मेजॉरिटी मास है, जो मेन मास है प्रोटॉन का, वो इन क्वार्क से मिलके नहीं बनता। लेकिन मसला ये है कि कोई भी फ़िज़िकल चीज़ और प्रोटॉन के अंदर है ही नहीं। तो फिर बाकी प्रोटॉन का 99% मास वो कहाँ से आ रहा है? तो प्रोटॉन के अंदर सिर्फ़ एक ही और चीज़ है और वो है एनर्जी। जैसे आप देख सकते हैं क्वार्क से बीच में ये ग्लूऑन्स होते हैं, बेसिकली एनर्जी होती है जिन्होंने क्वार्क्स को एक साथ जोड़ के रखा होता है और इसके अलावा क्वार्क्स के पास अपनी उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन बाकी तो इसके अंदर सिर्फ़ एनर्जी है। और हाँ, हमें पता चलता है कि जो प्रोटॉन का बाकी मास है, मेजॉरिटी मास 99% मास, वो इसी एनर्जी से आ रहा है। तो ये असली चीज़ है। जो हमारे पास एट द मोस्ट सिंपलेस्ट लेवल एक ऑब्जेक्ट का मास है, वो एनर्जी से आ रहा है। और मैं जानता हूँ ये काफ़ी अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसा ही है। हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का मास उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर मौजूद एनर्जी से आ रहा है, या प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की एनर्जी से आ रहा है, सब एटम्स के थ्रू। हाँ, अब यहाँ पर आपका एक सवाल ये होगा कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को स्किप कर दिया और इवन हमने क्वार्क्स को स्किप कर दिया। हमने बात की कि क्वार्क्स 1% तो चलो मास बनाते हैं ना, तो वो जो क्वार्क्स का मास है, अब वो कहाँ से आ रहा है? तो एक्चुअली में क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है, वो एनर्जी से नहीं आता, वो एक चीज़ से आता है जिसको कहा जाता है हिग्स फ़ील्ड। अब ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मैं इसके ऊपर इस वीडियो में नहीं जाऊँगा क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। लेकिन मसला ये है कि ये जो हिग्स फ़ील्ड से मास आ रहा है, इलेक्ट्रॉन और क्वार्क्स का, ये बहुत नेग्लिजिबल है, ये बहुत थोड़ा मास है। और
ऑब्जेक्ट्स के मास के लिए ये मैटर नहीं करता। ऑब्जेक्ट्स के मास के लिए बस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास मैटर करता है, तो हम इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं और हम ये कह सकते हैं आराम से कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास उसके अंदर उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर मौजूद एनर्जी से आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को नोटिस करना बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि जैसे अगर मैं इसी फुटबॉल पे जाऊँ तो इसका मास मैंने देखा कि 1 केजी है फॉर एग्जांपल। अब ये जो मास है 1 केजी, ये इसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद एनर्जी से आ रहा है, लेकिन ये एक्सटर्नल एनर्जी से नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल इस फुटबॉल को अब हम लोग थोड़ी स्पीड से मूव करते हैं, यानी अब ये फुटबॉल मूव कर रही है किसी वेलोसिटी से, तो अब ज़ाहिर सी बात है इस फुटबॉल के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन अगर हम इसका अब मास मेजर करें, ये ना पूछिएगा कैसे, अगर हम इसका अब मास मेजर करें तो वो अभी भी 1 किलोग्राम ही आएगा। मास उसके मूव करने से, उसकी जितनी वो स्पीड से मूव कर रही है, उससे उसका मास चेंज नहीं होगा। तो इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि जिस हम एनर्जी की बात कर रहे हैं कि उसका मास एनर्जी से आ रहा है, वो इसकी इंटरनल एनर्जी है। जो इसके स्टफ़ के अंदर है, वो इसकी बाहर की एक्सटर्नल एनर्जी जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं हो रही। इसीलिए इस एनर्जी को जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर, इसको कहा जाता है रेस्ट एनर्जी। यानी कि ये वो एनर्जी है जो एक ऑब्जेक्ट के पास है जब वो मुकम्मल रेस्ट पे है, जब ना उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है, ना उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी है, तब भी उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर जो मौजूद एनर्जी है, उसको रेस्ट एनर्जी कहा जाता है। तो अब हमने क्या मास की जो असल डेफिनेशन है वो ये है कि मास इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज़ विद इन इटसेल्फ, जिसको हम लोग रेस्ट एनर्जी कहते हैं। हाँ, मैंने बताया कि कुछ थोड़ा-सा मास हिग्स फील्ड से भी आएगा, लेकिन वो कंप्लीटली नेग्लिजिबल है। तो चलें, हमने अब जैसे देखा कि अगर ये फुटबॉल है और इसका मास 1 केजी है, तो इसका ये मास एक्चुअली में इसके जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं या इसकी जो रेस्ट एनर्जी है, उससे आ रहा है। तो अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अच्छा फिर वो रेस्ट एनर्जी क्या है? यही सबसे बड़ा सवाल उठता है ना, अगर इसका मास 1 केजी है तो इसके अंदर जो रेस्ट एनर्जी है वो क्या है? क्या हम उस रेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं जो इस ऑब्जेक्ट यानी कि इस फुटबॉल के अंदर है? तो बिल्कुल हम उस रेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका फ़ॉर्मूला है हमारे पास E, यानी कि वो वही रेस्ट एनर्जी है, इज़ इक्वल टू mc²। तो ये आपने इक्वेशन इसके बारे में सुना होगा, ये काफ़ी फ़ेमस इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट एनर्जी मालूम कर सकते हैं कि उसके अंदर जो मौजूद एनर्जी है, उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में, वो हम लोग इस इक्वेशन के थ्रू मालूम कर सकते हैं। अब हम इस इक्वेशन को ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो मैं उसके बारे में इस वीडियो में टच नहीं करूँगा। फिज़िक्स के अंदर काफ़ी बेहतर है अगर आप इस इक्वेशन को याद ही रख लें, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो चलिए, हम लोग इस फुटबॉल के अंदर कितनी एनर्जी मौजूद है इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने सिर्फ यहाँ पर मास की वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि है हमारे पास 1 केजी। लेकिन सी क्या है, तो सी हमारे पास एक कांस्टेंट है जो कि है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर लाइट की क्या स्पीड है, और मैं जानता हूँ आप परेशान होंगे कि एनर्जी और मास के अंदर ये स्पीड ऑफ लाइट का क्या चक्कर आ गया है। तो इसका रीज़न ये है कि एनर्जी और मास स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू रिलेटेड है, लेकिन बस आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पर जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है वो तकरीबन है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड, लेकिन हमें इसका होल स्क्वायर ले लेना है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आती है 9 × 10⁻16 जूल्स। जी हाँ, ये एक बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी है। और इतनी एनर्जी कहीं कभी भी आप काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी इतनी हासिल करना बहुत मुश्किल है। तो ये हमें बताता है कि ये इसके अंदर की रेस्ट एनर्जी है, और हाँ, ये इतनी ज़्यादा एनर्जी है, यानी कि आप सिर्फ 1 केजी मास से इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि आप देखें इतना बड़ा हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट और उसका भी स्क्वायर्ड मौजूद है। तो सिर्फ इस छोटी सी फुटबॉल में जो कि 1 केजी की है, 1 केजी भी बहुत भारी फुटबॉल होती है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी मौजूद है, यानी कि अगर आप इसको नंबर्स की फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो इसके आगे 16 ज़ीरोज़ होंगे। यहाँ पर हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है तो छोटा लग रहा है, लेकिन अगर हम इसके आगे नंबर्स की फॉर्म में लिखें तो इसके आगे 16 ज़ीरोज़ होंगे। चलें अब इस इक्वेशन के बारे में थोड़ा-सा और जानते हैं। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है E = mc², इसे एनर्जी मास इक्विवेलेंस इक्वेशन कहा जाता है, यानी एनर्जी और मास के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, रेस्ट एनर्जी और मास के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, ये इसको वो इक्वेशन कहा जाता है। और मुझे उम्मीद है आपने ये सुना होगा कि इसको एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पेश किया था। तो आइंस्टाइन सबसे ज़्यादा फेमस हैं इस E = mc² की वजह से। तो ये इक्वेशन बुनियादी तौर पर हमें यही बता रही है कि जो एनर्जी और मास हैं वो बेसिकली सेम चीज़ है। हमें मास एनर्जी से ही मिल रहा है और एनर्जी भी हम मास से हासिल कर सकते हैं, लेकिन बस इनकी फॉर्म्स डिफरेंट है। मास जो है वो हम लोग एक फिजिकल तौर पे देख रहे हैं, और एनर्जी जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म में है।